ये हमारा सिलेबस है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हम लोगों को करना है। मेजर सॉइल टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन और वाटरशेड मैनेजमेंट। ट्राई करेंगे कि हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर कर ले, बट अगर जरूरत पड़ी तो हम 3 पार्ट्स में भी जाएंगे। सॉइल कंजर्वेशन की अगर बात करें, सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है? तो हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू हम लोग सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, इरोजन ना हो ये इंश्योर करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करके रखते हैं और सॉइल का सस्टेनेबल यूज हो पाए। तो सॉइल कंजर्वेशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट, मेंटेन एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ by preventing erosion, preserving fertility, and ensuring sustainable use of soil resources. जो सॉइल लॉस होता है वो हमें कम करना है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी सॉइल की मेंटेन करके रखनी है और जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उसको रिस्टोर करना है। जो लैंड हमारी खराब हो चुकी है उसे रिस्टोर करना भी सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। इसके अंदर मैकेनिकल, एग्रोनॉमिक और वेजिटेटिव मेजर्स होते हैं ताकि हम लोग रन ऑफ को कंट्रोल कर पाए और सॉइल मॉइस्चर को रिटेन रख पाए। तो ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया कि क्या होता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है हमें वो रिड्यूस करना है, चाहे वाटर से हो, विंड से हो या ह्यूमन एक्टिविटी से हो। फिर हमें बात करनी है कि सॉइल फर्टिलिटी की कि वो हमें मेंटेन करके रखनी है। कैसे मेंटेन करेंगे? अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को और न्यूट्रिएंट बैलेंस को प्रिजर्व करके रखेंगे सॉइल में तो फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। वाटर इन्फिल्ट्रेशन सॉइल का इंप्रूव करना है और जो सरफेस रन ऑफ है उसे कम करना है। क्रॉप्स के लिए जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है सॉइल में उसको हमें एनहेंस करना है, स्पेसिफिकली जो रेन फेड रीजन है जहाँ पे बारिश ही हमारा मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, इरोडेड और अनप्रोडक्टिव लैंड्स को रिस्टोर करना है। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के। और इस सबसे क्या होना है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ानी है सस्टेनेबल मैनर में, इकोलॉजिकल बैलेंस हमें प्रोटेक्ट करके रखना है बाय कंजर्विंग वेजिटेशन एंड मिनिमाइजिंग सेडिमेंटेशन एंड इंप्रूव रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। ये हमारे सॉइल कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे। सॉइल कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हमारे क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेनड्रॉप स्प्लैश। तो अगर वेजिटेटिव कवर रहेगा सॉइल पे, जैसे घास भी अगर उगी हुई है, तो क्या होगा? जो सॉइल पे जो बारिश की बूंदों का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। वेजिटेटिव कवर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। घास नहीं भी आपने झाड़ियां उगा रखी है, पेड़ उगा रखे हैं अलग अलग तरीके के, तो जो इम्पैक्ट हो रहा है बारिश की, रेनफॉल की ड्रॉप का, वो कम हो जाता है। मल्चिंग एंड कैनोपी कवर जो होते हैं वो स्प्लैश इरोजन को काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ करने के लिए, हमें रिड्यूस करने के लिए कंटूर फार्मिंग बंड्स लगाने पड़ते हैं। कंटूर फार्मिंग कर रहे हैं, बंड्स बना रहे हैं, टेरेसेस बना रहे हैं या ट्रेंचेस बना रहे हैं ताकि वाटर का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हमें बढ़ाना होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन होता है, कंजर्वेशन टिलेज होता है, तो इस सबसे सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। जो पोरस सॉइल होती है वो बारिश के पानी को बहाने की जगह उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। सॉइल स्ट्रक्चर को, एग्रीगेशन को इंप्रूव करना है, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग, कवर क्रॉप्स, रेजिड्यू रिटेंशन, इस सबसे सॉइल एग्रीगेशन एनहेंस होता है। सॉइल अगर ज्यादा एग्रीटेटेड है, अगर ज्यादा एग्री सॉरी अगर ज्यादा एग्रीगेटेड सॉइल है तो उसमें इरोजन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सॉइल सरफेस को प्रोटेक्ट करना, जैसे हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज लगा देते हैं, ग्रासेस लगा देते हैं, कवर क्रॉप्स होते हैं, मल्चीज होती हैं। ये जो 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 खाली मिट्टी पड़ी है ना, कहीं पे खाली जमीन है, वहां पे इरोजन ज्यादा होता है। अगर सॉइल की सरफेस को हम लोग कवर करके रख देंगे तो वो इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। रिड्यूस स्लोप लेंथ एंड स्टीपनेस। स्लोप लेंथ और स्टीपनेस कम करके भी हम लोग ये काम करते हैं, जैसे टेरेसिंग करते हैं, कंटूर बंड्स करते हैं, बेंच फॉर्मेशन करते हैं। इससे क्या होता है? स्लोप का ग्रेडियंट जो होता है वो कम हो जाता है, और जब स्लोप का ग्रेडियंट कम होता है तो उससे आपका सॉइल कंजर्वेशन होने लगता है। शॉर्टर स्लोप जो होंगे तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वाटर कम होने लगती है, तो उससे इरोजन कम होता है। कीप लैंड यूज कंपेटिबल विद लैंड कंपेटिबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन से क्या होता है? हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसा क्रॉप लगाना है, कैसी फॉरेस्ट्री करनी है, किस तरह से ग्रेजिंग करनी है। इससे क्या होगा? जो ऑलरेडी फ्रेजाइल लैंड है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा तो सॉइल कंजर्व रहेगी। फिर हमारे इसमें कुछ मैकेनिकल मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग मेजर्स है सॉइल कंजर्वेशन के। जैसे सबसे पहला है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग के अंदर क्या होता है? हम लोग बंड्स बना देते हैं अलोंग द कंटूर लाइन ताकि स्लोप लेंथ जो है वो कम होती चली जाए। स्लोप लेंथ कम होगी तो क्या होगा? रन ऑफ कम हो जाएगा और ज्यादा पानी मिट्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाएगा। जहां पे हमारी लो टू मॉडरेट रेनफॉल होती है ना, 600 मिलीमीटर से कम जहां पर बारिश हो रही है और जेंटल स्लोप है वहां का 1 से 6% तक का, वहां पे हम लोग कंटूर बंडिंग यूज करते हैं। फिर हमारे ग्रेडेड बंड्स आते हैं। ग्रेडेड बंड्स क्या होते हैं?
जहाँ पे हमारे जेंटल स्लोप होते हैं 0.1 से 0.5% तक के, वहां पे हम लोग ग्रेडेड बंड यूज करते हैं ताकि एक्सेस वाटर हमारा सेफली ड्रेन हो जाए। और ये जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है और वहां पे कंटूर बंडिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट, वहां पे भी यूज ग्रेडेड बंड। पहली चीज रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए, साथ में जो कंटूर बंडिंग हम लोग कर रहे हैं वो एक तरह से इनइफेक्टिव है या इनसफिशिएंट है, उस केस में हम लोग ग्रेडेड बंड्स भी लगाएंगे। एंड देन इट प्रिवेंट्स वाटर लॉकिंग व्हाइल कंजर्विंग सॉइल। ये हमारा बंडिंग का, आप यहाँ पे इमेजेस के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर हमने कोई बंडिंग नहीं कर रखी है, कुछ इस तरह से हमारा पानी बहकर आ रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये ऐसा सीधा नहीं है, इस तरह से करके, सॉरी, इस तरह से करके ऐसे करके स्ट्रक्चर बना के, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, उस तरह से मान लीजिए कि पानी का स्पीड ब्रेकर बना दे, ये हमारे बंड्स कहलाते हैं। तो पानी जो ऊपर से बह के आएगा, कुछ पानी यहाँ रुक जाएगा, फिर ये पानी जब यहाँ भर जाएगा तो पानी बह के इधर आके रुकेगा, फिर पानी इधर आके रुकेगा, कुछ इस तरह से पानी बीच बीच में रुकता चला जाएगा, ये हमारा बंड्स कहलाता है। नॉर्मली पानी पूरा बह के आ रहा है, इसके अंदर पानी जब इस तरह से आ रहा है तो एक तो पानी भी रुक रहा है, ऊपर से जो मिट्टी आने वाली है वो भी इन बंड्स के अलोंग ही डिपॉजिट होने लग जाती है। जैसे सबसे पहले इसमें कॉन्टूर बंडिंग है, ठीक है, कॉन्टूर बंडिंग के अंदर क्या है, इक्वल एलिवेशन लाइन हमारी फॉलो हो रही है। थोड़ा इमेज को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पानी आया, जब पानी स्टोर हो रहा है मिट्टी में ही कहीं पर, तो वो पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा, तो लो रेनफॉल एरियाज में वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा देता है अलोंग द कॉन्टूर लाइंस। ड्राई लैंड के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, जहां पे 6% से कम का स्लोप होता है। इट कंजर्व बोथ सॉइल एंड मॉइस्चर सुटेबल फॉर ड्राई लैंड्स। ग्रेडेड बंड्स के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग इसमें ग्रेडियंट बना रहे हैं। अब इसके अंदर तो हमने खाली बंड्स बना दिए, इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपरली ग्रेडियंट बना दिया ताकि पानी भी अपना सही तरीके से निकलता रहे, ऐसा ना हो कि सारा पानी रुक ही जाए वहां पे। ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा है। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पे स्लोप ज्यादा होता है। जब स्लोप ज्यादा है तो क्या होगा, पानी की वेलोसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, पानी के बहने का भी वो ज्यादा रहेगा। तो हाई रेनफॉल एरियाज में हम लोग ग्रेडेड बंड यूज करते हैं, 6 से 10% वाले स्लोप एरिया पर, कि स्लोप भी 6 से 10% हो, हाई रेनफॉल भी हो। और कहाँ पे, जहाँ पे कॉन्टूर बंडिंग अकेली सफिशिएंट नहीं होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था। इसमें जो एक्सेस वाटर है उसको हम लोग आउटलेट के लिए गाइड करते हैं। पानी हमने अपने लिए स्टोर कर लिया, बट पानी बच भी तो रहा है, क्योंकि हम हाई रेनफॉल एरियाज में बात कर रहे हैं। वो पानी बहाने का रास्ता भी हमें देना पड़ेगा, वो पानी बहाने का रास्ता हम इस तरह से दे देते हैं ग्रेडियंट की तरह। एक पेरिफेरल बंड होता है, पेरिफेरल बंड के अंदर क्या होता है, फील्ड बाउंड्री बना दी जाती है। देखिए जैसे इस इमेज के अंदर बाउंड्री बना रखी है, इसमें एक आइसोलेटेड कैचमेंट बन जाता है, ठीक है। जो आउटसाइड रन ऑफ है उसका इंग्रेस रुकता है हमारे पास, तो बाहर का फालतू का पानी अंदर भी नहीं आएगा। इट प्रोटेक्ट कल्टिवेटेड लैंड फ्रॉम एक्सटर्नल इरोजन। बाहर कुछ भी अगर इरोजन हो रहा है तो जिस एरिया में हमारी फार्मिंग है वहां की मिट्टी हमारी प्रोटेक्टेड है, जो आउटसाइड रन ऑफ है वो अंदर नहीं आता है। ये बाहर का आलतू फालतू पानी आपकी फसलों के अंदर नहीं आएगा, तो अंदर का चीज इसमें प्रोटेक्टेड रहेगा। टेरिसिंग करते हैं। टेरिसिंग से क्या होता है, जो स्लोप की स्टीपनेस है और लेंथ है वो हमारी कम हो जाती है, उसमें हम लोग लेवल स्टेप्स लगा देते हैं, जैसे टेरिस फार्मिंग में करते हैं। इसमें हमारे बेंच टेरेसेस होते हैं, ग्रेडेड टेरेसेस होते हैं, ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस होते हैं। जो बेंच टेरेसेस हैं यूजुअली हम लोग हिली एरियाज में यूज करते हैं, जहाँ पे 1500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां पे हम लोग बेंच टेरेसेस यूज करते हैं। जो एग्रीकल्चर फील्ड होगी यहाँ पे, उसको हम लोग लेवल्ड स्टेप्स में कर देते हैं ताकि इरोजन हमारा ड्रास्टिकली कम हो जाए। ग्रेडेड टेरेसेस के अंदर क्या होता है, जहाँ यहाँ पे हम लोग स्लाइड ग्रेडियंट रखते हैं ताकि एक्सेस वाटर वहां से ड्रेन हो जाए। ऐसा नहीं कि सारा पानी रोकना है, कुछ पानी हम लोग वहां से ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे हाई रेनफॉल एरियाज है और जहाँ पे इम्परमिएबल सॉइल है, इम्परमिएबल सॉइल होती है जिस मिट्टी के अंदर पानी नहीं जा पाता है, वहां पे हम लोग ग्रेडेड टेरेसेस भी यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा पानी हम उसमें बहते रहे। ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस होते हैं। ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस के अंदर क्या होता है, ये फार्म मशीनरी के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। जहां पे हमारा स्लोप 1 से 3% का होता है, वहां पे हम लोग ब्रॉड बेस्ड टेरेसेस यूज करते हैं। ये टेरेसिंग का है। अगर हम लोग टेरेसिंग नहीं करते तो कुछ इस तरह से मान लीजिए पानी बहता हुआ आ रहा है, जैसा इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। ये अनटेरेस स्लोप है, हाई वेलोसिटी से पानी आएगा तो सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा, रिल फॉर्मेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्लोप पे क्या करते हैं, हमने टेरेस बना दिया। अब टेरेस बनाने से क्या होगा, पानी की वेलोसिटी कंट्रोल होने लग गई। पानी की वेलोसिटी कंट्रोल होगी तो उससे जो सेडिमेंटेशन का फ्लो है, जो हमारा मिट्टी बह के जा रही है, वो उसका फ्लो कम हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि वो हमारा कम होने लग जाएगा। दूसरा, इसमें मान लीजिए हमने बेंच टेरेस कर दिया, ये हमारा बेंच टेरेस का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा इसमें रिटेन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिटेनिंग वॉल है इसमें। जैसे स्ट्रॉन्ग रिटेनिंग वॉल हमने लगा रखी है, 16 से 30% के स्लोप पर है ये।
है ना। तो इसमें हम लोग पानी को रिटेन भी करें, जैसे यहाँ पे हमने पानी को रिटेन कर दिया। ड्रेनेज चैनल एक अलग दिया हुआ है, बट जहाँ पे ज्यादा स्टीप स्लोप्स होते हैं वहां पे कुछ इस तरह से बेंच टेरेसेस यूज करते हैं। ये हमारा ग्रेडेड या फिर ब्रॉड बेस्ड टेरेस का एग्जाम्पल है ना। इसके अंदर हम लोगों ने ये ग्रेडियंट कर रखे हैं, ग्रेडियंट के वे में कर रखे हैं, और जो पानी बह रहा है उसको हमने प्रॉपर रास्ता दे रखा है कि पानी को कहाँ से बह के निकलना है। ये हमारे कुछ लेवल टेरेसेस होते हैं। लेवल टेरेसेस में हम लोग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप लगाते हैं। इसमें क्या होता है, पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग टेरेसेस यूज कर रहे हैं लेवल टेरेसेस के अंदर, और वो जो पानी स्टोर हो रहा है वो मिट्टी के अंदर जा रहा है। इट इज डिजाइन टू रिटेन ऑल लैंडफॉल ऑन लैंड। इट इज कॉमन इन एरिड सेमी एरिड रीजन। इट मैक्सिमाइजेस सॉइल मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स। इट एनहेंसेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्रेडेड या ब्रॉड बेस की हम लोग बात करें तो जेंटलर स्लोप पर यूज होता है, जहाँ पे 10% से कम का स्लोप है। स्लाइड ग्रेडियंट चैनल है एक्सेस वाटर के लिए, है ना, सारा पानी नहीं बहना, बट जो एक्सेस वाटर है वो इस ग्रेडियंट चैनल के थ्रू बहने लग जाएगा। इट लीड्स टू प्रोटेक्टेड वाटरवे और आउटलेट एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग इन हैवी रेन्स। बेंच टेरेसेस की बात करें तो ये वेरी स्टीप स्लोप से हम लोग इसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग स्टेप्स की तरह और वर्टिकल वॉल्स इसमें लगा दी जाती हैं। वाइडली यूज्ड इन हिली एग्रीकल्चर एरिया, जहाँ पे हम लोग टी या फिर राइस की हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। एंड स्ट्रॉन्ग रिटेनिंग वॉल इसमें एसेंशियल है, ताकि मिट्टी बह के ना चली जाए या फिर आपका क्रॉप्स ही पूरा बह ना जाए। तो इस तरह की वॉल आप देखिए, आप कहीं भी हिली एरिया में जाएंगे आप देखेंगे ऐसी वॉल्स बनी रखी होती हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कंटूर ट्रेंचेस। जो कंटूर ट्रेंचेस होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे कंटूर बना रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग ट्रेंचेस बना देते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि कुछ जगह पानी हमारा बह जाएगा, कुछ जगह पानी स्टोर हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ग्रासलैंड्स हो रही है, वहाँ पे कॉन्टूर फार्मिंग या फिर कॉन्टूर ट्रेंचेस आपके बनाए जाते हैं। फिर चेक डैम्स होते हैं। चेक डैम्स के अंदर क्या होता है, जहाँ पे हमारी बरसाती नदियाँ छोटी छोटी चल रही होती हैं, या बारिश में पानी जहाँ पे आ रहा होता है ना, कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है कई जगह, वहाँ पे छोटे छोटे बैरियर्स बना देते हैं। तो इनसे क्या होगा, छोटे छोटे बैरियर्स में पानी स्टोर होने लगता है, और वहां से वो ड्रेनेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इनका काम क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर है उसकी वेलोसिटी को कम करना है, और सेडिमेंट डिपोजिशन को बढ़ा देना है। यूजफुल होता है ये गली कंट्रोल में, रेविन एरियाज में, और वाटरशेड प्रोग्राम्स में। फिर हमारे इसमें गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जब गली इरोजन के एडवांस स्टेजेस होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। इसके अंदर तीन चीजें हैं अलग अलग, एक है गली प्लग, फिर है ड्रॉप स्ट्रक्चर्स, फिर है गैबियन स्ट्रक्चर्स। गली प्लग्स क्या करते हैं, ये छोटे अर्दन और ब्रशवुड बैरियर्स होते हैं जो अपर रीचेस पे लगाए जाते हैं। ड्रॉप स्ट्रक्चर्स में ये जो फॉलिंग वाटर होता है उसकी एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, ताकि जो वाटर है वो ज्यादा डीपर ना जा पाए। और गैबियन स्ट्रक्चर में वायर मैश लगाई जाती है पत्थरों से भर के। ये काफी ड्यूरेबल और इफेक्टिव चीजें होती हैं। तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में किया जाता है, गली प्लग्स, ड्रॉप स्ट्रक्चर और गैबियन स्ट्रक्चर। अब इस इमेज के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं ट्रेंचिंग में क्या होता है। ट्रेंचिंग के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कॉन्टूर ट्रेंचेस बना दिए। आप देख रहे हो जो एक छोटी गली जैसी सी बना दी है जिसके अंदर से पानी बह के आ रहा है ना। तो पानी इसमें रुकेगा। पानी जब इसके अंदर रुक जाएगा, जैसे ऊपर से मान लो पानी बहता हुआ आ रहा है, पानी यहाँ पे रुक गया। पानी के रुकने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो उसका ग्राउंड वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे जो पानी रुका होगा वो नीचे नीचे मिट्टी के अंदर जाएगा, ट्रेंचिंग के अंदर, जैसे जो हमारे कंटूर ट्रेंचेस होते हैं। फिर हमारा गली स्टेबलाइजेशन प्रिंसिपल है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक छोटा सा हमने बैरिकेडिंग सी कर दी, और जो पानी है पानी तो बहेगा, बट कंट्रोल्ड वे में बहेगा। थोड़ा सा पानी स्टोर होगा, ऊपर ऊपर का बहने लग जाएगा। इससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन या एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जो पानी यहाँ रुक रहा है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो पानी के जो भी मिट्टी वगैरह के पार्टिकल्स है वो वहीं पे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। टेम्पररी चेक डैम्स बनाए जाते हैं। टेम्पररी चेक डैम्स में जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रशवुड चेक डैम बना दिया आपने, ऐसी कुछ भी लगा के या ऐसे लूज पत्थर लगा के आपने टेम्पररी स्ट्रक्चर बना दिया पानी को रोकने के लिए। और जब परमानेंट चेक डैम बनाया जा रहा है वो कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है। जैसे एक गेबियन चेक डैम है जो भी हमने पीछे डिस्कस करा था। मैसनरी चेक डैम है, इसके अंदर क्या है, आपने प्रॉपरली एक डैम जैसा सा स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें छोटा सा आपने एक पानी को बहने के लिए एक रास्ता भी दे दिया, ताकि पानी पूरा रुका भी ना रहे और थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहे, बट मेजोरिटी पानी आपका रुका रहे। ये हमारे स्ट्रैगल्ड ट्रेंचेस है। जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेंचेस हमने बना दिए हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये शॉर्टर उसके होते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न टाइप का दे दिया जाता है। इट एंश्योर्स कैप्चर इफ अ ट्रेंच इज बाईपास, है ना। पानी ज्यादा हुआ, ट्रेंच भर गया, तो फिर इससे थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू हो जाएगा। ये हमारे डाइवर्जन चैनल्स हैं। डाइवर्जन चैनल के अंदर क्या है, मान लो पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा है, पानी ऐसे बहता हुआ आ रहा है, हमने पानी को बहने के लिए रास्ता दे दिया कुछ इस तरह से करके। तो जो नेचुरल रन ऑफ है वाटर का वो हमने डाइवर्ट कर दिया।
इसके अंदर क्या हुआ, जो हैवी अपस्ट्रीम सर्जिस से जो कुछ नुकसान होने वाला था वो हमारा नुकसान रुक गया। दूसरा, जब पानी उस चैनल के थ्रू बह रहा है तो उस चैनल के अंदर से पानी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, है ना। तो पानी को एक प्रॉपर स्ट्रीम की तरह रास्ता मिल गया ना, तो अब पानी सब कुछ बर्बाद नहीं करेगा, मिट्टी से सब कुछ बर्बाद नहीं होगा, मिट्टी वहां पे सेटल भी होना शुरू हो जाएगी और पानी का फर्दर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। फार्म पॉन्ड्स होते हैं हमारे, तो खेतों में कई बार लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे अपने वाटर स्टोरेज के लिए पॉन्ड बना लेते हैं, वो हमारे फार्म पॉन्ड्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्सेस रन ऑफ होता है पानी का वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, बाद में उसे इरिगेशन के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए या सप्लीमेंटल इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा, जो डाउन स्ट्रीम इरोजन है वो भी यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि पानी इसके अंदर आके इकट्ठा होने लगता है, तो एक तरह से डाउन स्ट्रीम इरोजन भी रुकने लगता है यहाँ से। फिर हमारा डाइवर्जन ड्रेन या डाइवर्जन चैनल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, डाइवर्जन ड्रेन या डाइवर्जन चैनल्स में जो चैनल्स होते हैं दे आर मेड अबव कल्टीवेटेड फील्ड्स सो दैट हम रन ऑफ को डाइवर्ट कर पाए। ये फील्ड्स को फ्लडिंग और सॉइल लॉस से बचाता है। हिली और हाई रेनफॉल एरियाज में काफी ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस होती है इसकी। फिर हमारे एग्रोनॉमिक, जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल मेजर्स है सॉइल कंजर्वेशन के, उनकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्रॉप और वेजिटेशन प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं अपना सॉइल इरोजन रोकने के लिए, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और मॉइस्चर कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज इसमें कॉन्टूर फार्मिंग आ जाती है। कॉन्टूर फार्मिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं, चाहे प्लोइंग है, सोइंग है, वीडिंग है, ये सब हम लोग कॉन्टूर लाइन के अलोंग करते हैं। ठीक है। अब ये स्लोप से अप या डाउन पे नहीं करते हैं, कॉन्टूर लाइन के अलोंग करते हैं। इसमें क्या होगा, जो रन ऑफ स्पीड है वो कम हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। स्लोप जहां पे 3 से 7% का स्लोप होता है वहां पे काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और सॉइल लॉस भी इसमें माना जाता है कि 20 to 50% सॉइल लॉस कम होता है एज इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल फार्मिंग। तो ये हमारा कॉन्टूर फार्मिंग हुआ। इन सब की इमेजेस मैं आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आता रहे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, इरोजन रेजिस्टेंट, इरोजन प्रोन क्रॉप्स लगाए जाते हैं अलोंग द स्लोप। जैसे इसमें एक कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग होगा, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग होगा और विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग होगा। कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होगा, जो स्ट्रिप्स होती है वो अलोंग द कॉन्टूर्स हम लोग लगाते हैं ताकि स्लोप लेंथ ब्रेक होती जाए। फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग क्रॉप्स की स्ट्रिप लगाते हैं यूनिफॉर्म स्लोप्स पे। और विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जो क्रॉप की स्ट्रिप्स होगी वो जो विंड डायरेक्शन है उसके अक्रॉस लगाई जाती है ताकि विंड की वेलोसिटी भी कम होती चली जाए। इससे क्या होगा, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, दोनों से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, दोनों चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। जो सेडिमेंट्स है वो ट्रैप होने लग जाएंगे प्रोटेक्टिव क्रॉप स्ट्रिप्स पर। जो पानी में सेडिमेंट्स बहकर आ रहे हैं दे विल बी ट्रैप्ड इन द प्रोटेक्टिव क्रॉप स्ट्रिप्स। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और सॉइल कवर इसमें बेटर हो जाता है इन स्ट्रिप क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग की बात करें तो कवर क्रॉपिंग के अंदर हम लोग कुछ क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे काउपी, मूंग बीन, बरसीम, ग्रासेस, लेग्यूम्स, ताकि कॉन्टिन्यूस सॉइल कवर उसमें बना रहे। ये रेन ड्रॉप इम्पैक्ट से और एवापोरेशन से सॉइल को बचाता है, ऑर्गेनिक मैटर को एनहेंस करता है, सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लेग्यूम्स लगा रहे हैं तो लेग्यूम लगाने से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता है सॉइल का। कॉमनली इनको हम लोग अलग अलग ऑर्कर्ड्स में और प्लांटेशन के अंदर यूज करते हैं। मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग के अंदर हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज, स्ट्रॉ, लीफ, प्लास्टिक मल्च, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कुछ हम लोग सॉइल सरफेस के ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होगा, जो मिट्टी से पानी उड़ रहा है एवापोरेशन का, एवापोरेशन हमारा कम हो जाएगा, रन ऑफ कम हो जाएगा। और सॉइल के टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है कि कभी बहुत गर्म हो गया कभी बहुत ठंडा हो गया, सॉइल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी कम हो जाएगा मल्चिंग से। सेकेंडली, एडिशनली इसके अंदर क्या होता है, जो क्रस्ट फॉर्मेशन है, क्रस्ट फॉर्मेशन को ये प्रोटेक्ट करेगा और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। It control weeds and enhance microbial activities. क्रॉप रोटेशन की बात करें, क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को सिस्टमेटिक सीक्वेंस में रोटेट करते रहते हैं, इंक्लूडिंग लेग्यूम्स। इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन है वो हमारा कम होगा, सॉइल फैटिग हमारा कम होगा, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगता है और सॉइल इरोजन रिड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरीड रूट सिस्टम्स है। लेग्यूम जो होंगे अगेन बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू सॉइल का नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी के अंदर सॉइल कंजर्वेशन में। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ट्रीज हैं, क्रॉप्स है, लाइव स्टॉक है, उन्हें सेम लैंड यूनिट पे रखा जाता है। ट्रीज क्या करेंगी, ट्रीज की जड़ें बड़ी होती है, रूट्स बड़ी होती हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगी और इरोजन कम होगा, है ना। और इसमें मल्टीपल आउटपुट्स मिलते हैं, जैसे पेड़ लगे हैं उससे टिम्बर मिलता है, क्रॉप्स लगे हैं उससे हमें फॉडर मिलता है, लाइफ स्टॉक लगा है, लाइफ स्टॉक से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फिर हमें
ट्रीज से ही हमें इसके अंदर फ्रूट्स मिलेंगे। तो मल्टीपल आउटपुट्स हो रहे हैं, फॉडर का, टिम्बर का, फ्रूट्स का, एंड लाइव स्टॉक का इसमें सॉरी लिखा नहीं है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स का। एंड फर्दर बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट होता है। पर्टिकुलरली इनको स्लोपिंग एरियाज में और डिग्रेडेड लैंड में हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लाइफ स्टॉक है हमारा, लाइव स्टॉक ही इटसेल्फ हमें ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड करता है। ग्र- फिर हमारे ग्रास वाटरवेज होते हैं। ग्रास वाटरवेज दे मे बी नेचुरल और दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड चैनल्स। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्रासेस उगा देते हैं, घास उगा देते हैं, चाहे वो नेचुरली उग जाए या हम लोग इंटेंशनली उसको उगा रहे हैं। दे सेफली कन्वे एक्सेस रन ऑफ विदाउट कॉजिंग इरोजन। दे प्रिवेंट गलिंग एंड प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम फील्ड्स। स्टबल रिटेंशन या रेजिड्यू मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसे फील्ड पे छोड़ देते हैं आफ्टर हार्वेस्ट। इससे विंड और वाटर इरोजन काफी हद तक हमारा कम हो जाता है। और ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का भी पार्ट है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी पार्ट है। तो स्टबल रिटेंशन या रेजिड्यू मैनेजमेंट ये हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी एड करता है। जैसे हमने इस इमेज में बात करी है बायोलॉजिकल मेजर्स की, ठीक है। सबसे पहले हमने कंटूर फार्मिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। कंटूर फार्मिंग के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने कंटूर लाइंस बना दिए इस तरह से करके, ठीक है। और इनके बीच में हमारी रिज बनी हुई है। इससे क्या होगा, जो पानी के जो वेलोसिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। पानी की वेलोसिटी रिड्यूस करने से क्या होगा, हमारा जब वाटर फ्लो कंट्रोल हो जाएगा तो उससे जो इरोजन होने वाला था वो हमारा कम हो जाएगा। तो जो क्रॉप को हमने प्लांटेशन करा है वो हमने कंटूर के साथ साथ करा है, और बीच में देखिए हमने इसमें फरो बना रखे हैं ये, है ना। और बीच में रिज बना रखी है। तो हमारा प्लांट है मतलब क्रॉपिंग है, फिर फरो है, रिज है, क्रॉपिंग है, फरो है, रिज है, इस तरह से हम कंटूर के फॉर्म में उसको करते जा रहे हैं। सेकंड है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने एक क्रॉप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा क्रॉप लगा दिया, तो ये स्ट्रिप्स में जा रहा है। अब स्ट्रिप्स में देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने तीन तरह के क्रॉप्स इसमें, सॉरी ये इमेजेस एआई जनरेटेड है, मेरी नहीं है, एआई जनरेटेड है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं करी है। बट अगर फिर भी किसी का कुछ है, किसी भी एजुकेटर को ऐसा लगता है कि उनकी कॉपीराइटेड इमेजेस हैं, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका क्रेडिट दे दूंगा। ओके। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, तीन तरह के क्रॉप्स होगा ना, एक ये वाला क्रॉप, एक ये वाला क्रॉप, एक ये वाला क्रॉप। अब इस इमेज को डिटेल में देखिए कि जब तीन अलग अलग तरह के क्रॉप्स है, ये अलग अलग लेवल ऑफ रूट पेनिट्रेशन है इनका। तो मिट्टी में से अलग अलग जगह से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अगर तीनों एक ही जगह का न्यूट्रिशन लेते तो वो न्यूट्रिशन हमें कम पड़ जाता। तो हमने तीनों की अलग अलग रूट डेप्थ की हम लोगों ने ली है। और इससे क्या होगा, हमारा वाटर यूज डाइवर्सिटी भी बढ़ेगा, जो रन ऑफ है वो भी हमारा कम होने लग जाएगा, क्योंकि जो डेंस स्ट्रिप आ रही है, फिर चाहे वो पानी का हो या फिर हवा का हो, और उसकी वजह से इरोजन का रेट भी कम हो जाएगा। फिर अगर हम लोग कवर क्रॉप लगाते थे, जैसे ये हमारा पार्ट है, अगर हमारे पास मिट्टी पे हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इससे क्या हुआ, बारिश की बूंदे गिरी और क्या हुआ, मिट्टी बहेगी, इन्फिल्ट्रेशन, वो सॉरी मिट्टी बह जाएगी, रन ऑफ हो जाएगा, पानी का लॉस होगा। बट यहीं पे अगर हम लोगों ने ऐसे इसमें कवर क्रॉप लगा दिया, चाहे घास लगा दिया या कुछ भी कर दिया जिसका डेंस रूट नेटवर्क है, तो ये क्या होगा, ये मिट्टी को पकड़ कर रखेगा। मिट्टी को पकड़ कर रखेगा तो इन्फिल्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा पानी का, सरफेस सीलिंग हमारी बंद हो जाएगी, जो सरफेस रन ऑफ होता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन में अलग अलग चीजें हैं कि पहले साल आपने कोई क्रॉप लगाया, दूसरा साल कोई और क्रॉप लगाया, तीसरे साल फिर कोई और क्रॉप लगाया, फिर चौथे साल कोई और क्रॉप लगाया। जैसे इसमें ग्रासेस के साथ लेग्यूम मिक्स हम लोग लगाते हैं, एली क्रॉपिंग होती है। एली क्रॉपिंग के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास मान लीजिए ये क्रॉप्स है, ये हमने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, है ना, बीच में हम लोगों ने एक तरह का चैनल सा बना दिया, ये जैसे ये चैनल बना हुआ है बैरियर वाला। तो इसके अंदर क्या हुआ, विंड और वाटर के बैरियर्स बन गए। विंड और वाटर के बैरियर्स होंगे तो क्या होगा, वहां का जो लोकल लेवल का माइक्रो क्लाइमेट है, आप देखो कभी कभी आप निकल कर देखो कि आप खाली सड़क पर हो तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बट अचानक से अगर आप कहीं पेड़ों के बीच में से सड़क पर निकल रहे हो तो वहां पे मौसम ठंडा होने लग जाता है। तो वो वहां का माइक्रो क्लाइमेट होता है, उस छोटे से एरिया का माइक्रो क्लाइमेट यहाँ पे स्टेबलाइज रहता है। फर्दर इन बड़े पेड़ों की वजह से विंड और वाटर इरोजन कम होने लगता है अक्रॉस द ओपन स्पेसेस। फिर ये हमारे इंटरक्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या है, हमने एक क्रॉप लगाया जो कि टॉल है, दूसरा क्रॉप लगाया जो कि छोटी हाइट का है। इससे क्या होगा, सरफेस की रफनेस बढ़ेगी, रिसोर्स जो रिसोर्स कंपटीशन है वो कम होने लग जाएगा, और ग्राउंड कवर हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा। उससे फर्दर क्या होगा, फर्दर हमारे पास जो सॉइल का इरोजन है, सॉइल का रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ है, वो सारा हमारा कम होने लगता है। तो ये बस कुछ इमेजेस के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आता है इसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है इसको मैंने ज्यादा डिटेल में बताया है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो आप इस कंटेंट को एज इट इज आप टीप दो, आपका 10 नंबर का आंसर काफी अच्छे से रेडी है। इवन अगर 15 नंबर में भी आता है तो इसमें सफिशिएंट कंटेंट है कि आप 15 नंबर में भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, ये अपने आप में एक मॉडर्न सस्टेनेबल और फार्मिंग सिस्टम है जो कि हमने हाई और स्टेबल प्रोडक्टिविटी के लिए डिजाइन करा है। बट साथ साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, क्योंकि नाम में ही कंजर्वेशन है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, इकोसिस्टम सर्विसेज को एनहेंस करेगा और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अगेंस्ट एक रेजिलियंस भी बिल्ड करेगा। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मॉडर्न सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम है जो कि हाई और स्टेबल प्रोडक्टिविटी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, इकोसिस्टम सर्विसेज को एनहेंस करेगा और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अगेंस्ट में रेजिलियंस बिल्डअप करेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ने इसको कैसे डिफाइन करा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ने कैसे डिफाइन करा है? एन अप्रोच टू मैनेजिंग एग्रो इकोसिस्टम्स फॉर इंप्रूव्ड एंड सस्टेन प्रोडक्टिविटी, increase profits and food security while preserving and enhancing the resource base and the environment। उन्होंने इसको एक ऐसी अप्रोच बताया है जो एग्रो इकोसिस्टम्स को मैनेज करेगा। किस लिए मैनेज करेगा? इंप्रूव्ड और सस्टेन प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, और उसके साथ में प्रिजर्व करेगा, एनहेंस करेगा रिसोर्स बेस और एनवायरनमेंट को। इसमें 3 इंटरलिंक प्रिंसिपल्स है जिन्हें एक साथ लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट मिले। सबसे पहला है मिनिमम मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस, दूसरा है परमानेंट सॉइल ऑर्गेनिक कवर, तीसरा है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्रॉप रोटेशन एंड एसोसिएशन। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल हो गए? 3 इंटरलिंक प्रिंसिपल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के: मिनिमम मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल ऑर्गेनिक कवर, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्रॉप रोटेशन एंड एसोसिएशन। तीनों जब ये प्रिंसिपल एक साथ काम करते हैं तो इससे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो। इनपुट कॉस्ट हमारी कम होगी, वाटर और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्बन को सिक्वेस्टर करेगा और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना इजी हो जाएगा। सीए जो होता है हमारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स है, हमारे जो नॉर्मली हम लोग टिलेज बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है, जैसे सॉइल इरोजन हुआ, कॉम्पेक्शन हुआ, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हुआ, उसको काउंटर करता है, उसको अपोज करता है या उसके अगेंस्ट इन चैलेंजेस को एड्रेस करता है, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बट साथ साथ डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के लिए अडेप्टेबल भी है, अलग अलग फार्म साइजेस के लिए अडेप्टेबल है, क्रॉपिंग सिस्टम के लिए, फिर चाहे वो स्मॉल होल्डर फार्म्स हो, रेनफेड एरियाज में या इरिगेटेड एरियाज में। ग्लोबली हम लोग बात करें तो सीओ को ओवर 200 मिलियन हेक्टेयर लैंड से ज्यादा एरिया में हम लोग यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कंट्रीज लाइक यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, और अब साउथ एशिया में भी इसको हम लोग यूज करते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया का जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वहां पर भी। अब इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल इसका आता है मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज का या टिलाज का। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक नो टिल या जीरो टिल या रिड्यूस टिलेज। तो हमारे इसमें जो प्रैक्टिस होती है, या तो हम लोग टिलेज बिल्कुल ही ना दें, और अगर फिर भी देना पड़ रहा है तो टिलाज हमारा मिनिमम से मिनिमम रहे, जहां पे 20 से 25% से ज्यादा सॉइल सरफेस डिस्टर्ब ना होने पाए। कोशिश इसमें जीरो टिलाज की जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जीरो टिलाज फार्मिंग कौन सी प्रैक्टिस में की जाती है, वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर की जाती है। अब इंस्टेड ऑफ प्लोइंग और इन्वर्टिंग द सॉइल टू प्रिपेयर अ सीड बेड, सीड और फर्टिलाइजर डायरेक्टली हम लोग एक जो बिना टिलेज वाली सॉइल होती है डायरेक्टली उसके अंदर लगाई जाती है, यूजिंग स्पेशलाइज्ड डायरेक्ट सीडिंग इक्विपमेंट। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सीड बेड प्रिपेयर कर रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, टिलेज कर रहे थे। अब वो सब नहीं करना। अब डायरेक्ट सीडिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू, जो कि जीरो टिल सीड ड्रिल्स होती हैं या फिर हैप्पी सीडर्स के नाम से इंडिया में है, डायरेक्टली उन मशीन्स के थ्रू हम लोग मिट्टी को एज इट इज रखते हुए उसके अंदर हम लोग सीड और फर्टिलाइजर डाल देंगे। इसमें क्या रहेगा? अब इसका प्रोसेस क्या क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर और बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर प्रिजर्व रहेगी। जो कन्वेंशनल टिलेज क्या करता है? सॉइल एग्रीगेट्स को ब्रेक करता है, ऑर्गेनिक मैटर को रैपिड ऑक्सीडेशन के लिए एक्सपोज कर देता है ना, और अर्थवॉर्म चैनल्स को भी डिसरप्ट करता है, फंगल नेटवर्क या माइक्रोबियल हैबिटेट्स को डिसरप्ट करता है। अब क्या हुआ? जब मिनिमम टिलेज हमने रखा तो नेचुरल सॉइल पोर्स एज इट इज मेंटेन रहे, एरिएशन इंप्रूव हो जाएगा, वाटर इन्फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा, रूट पेनिट्रेशन अच्छा रहेगा, वाइल फॉस्टरिंग अ थ्राइविंग सॉइल फूड वेब। इरोजन कंट्रोल की बात करते हैं। जब सॉइल इंटैक्ट है, कवर्ड है, तो विंड और वाटर इरोजन हमारा ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। 50 टू 90% कम माना जाता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सिस्टम। सॉइल एग्रीगेट्स स्टेबल रहेंगे तो क्रस्टिंग और रन ऑफ भी कम हो जाएगा। ऐसे मानो कि आपकी नॉर्मली मिट्टी है, आपने पानी डाला, मिट्टी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, मिट्टी बही नहीं। अब उसी मिट्टी को आपने खोद दिया है,
उसके अंदर आपने बीज लगा दिए हैं खोदने के बाद, तो क्या होगा, पानी डाला, उसमें मिट्टी बहने के चांसेस ज्यादा है। वही इसके अंदर रोका गया है, जीरो टिलाज या मिनिमम टिलाज के थ्रू। मॉइस्चर और टेम्परेचर रेगुलेशन, जब सॉइल को हमने डिस्टर्ब ही नहीं करा तो वो ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करके रखेगी और टेम्परेचर को मॉडरेट रखेगी। ये रेनफॉल वेरिएबल के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, या ड्रॉट प्रोन एरियाज में बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज हो जाती है। इकोनॉमिक और ऑपरेशनल गेन्स होते हैं, जब हमारे पास फ्यूल बच रहा है, लेबर बच रही है, मशीनरी कॉस्ट बच रही है, तो हमारा इकोनॉमिक गेन हुआ नहीं हुआ। जो पहले हमें प्लांटिंग में टाइम लगता था वो हमारा टाइम कम हो गया, जो कॉम्पेक्शन लग रहा है टाइम का वो ओवर द टाइम कम हो गया। स्टडीज के थ्रू ये भी पता चला है कि 20 to 120% ईल्ड इंप्रूवमेंट हुआ है स्मॉल होल्डर सिस्टम में, जब एक बार ये प्रोसेस स्टेब्लिश होने लग जाता है। और इसमें लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ मिल रही है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे एसओसी कहते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का स्टॉक बढ़ता है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इसके अंदर बढ़ती है, और सिंथेटिक इनपुट्स का जो यूज है ओवर द टाइम कम होने लगता है। इंप्लीमेंटेशन टिप इसकी यह है कि यूज रेसिड्यू रिटेनिंग डायरेक्ट ड्रिल्स। इंडिया के अंदर जीरो टिल वीट होता है, पहले राइस आया था, उसके बाद वीट हुआ, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। वाई गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन मशीनरी कटिंग कल्टीवेशन कॉस्ट बाय 20 to 30% वाइल बूस्टिंग सिस्टम प्रोडक्टिविटी। इंडिया में पहले जीरो टिल राइस आया, फिर हमारा जीरो टिल वीट आया, और हुआ क्या, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी पे सब्सिडीज आई तो कल्टीवेशन कॉस्ट हमारी कम हो गई और सिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे ये हमें करना है, यूज रेसिड्यू रिटेनिंग डायरेक्ट ड्रिल्स। परमानेंट सॉइल कवर की हम लोग जब बात करते हैं तो दिस रिक्वायर्स मेंटेनिंग एटलीस्ट 30% सॉइल सरफेस कवर ईयर राउंड यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू, जिसे हम लोग मल्च कहते हैं, लाइव या फिर लाइव कवर क्रॉप्स लगा के, या इनके कॉम्बिनेशन से। जो रेसिड्यूज होते हैं ना पिछले क्रॉप्स के बचे हुए, है ना, वो हम सरफेस पे डाल देते हैं, तो उन्हें जलाना नहीं है, उन्हें रिमूव नहीं करना है, उन्हें बस सरफेस पर डाल देना है। उससे क्या होगा, इरोजन प्रोटेक्शन होगा। जो मल्च है वो एक फिजिकल बैरियर है, एब्जॉर्बिंग रेन ड्रॉप इम्पैक्ट, स्लोइंग रन ऑफ एंड प्रिवेंटिंग सॉइल पार्टिकल डिटैचमेंट। इससे अप टू 80% तक सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है इन हाई रेनफॉल इवेंट्स। मॉइस्चर कंजर्वेशन, जब हमने मल्च उसके ऊपर डाला हुआ है तो उससे एवोपोरेशन कम हो जाएगा। एवोपोरेशन 30 से 50% तक कम होता है, जिससे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है, हायर सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहता है ड्यूरिंग ड्राई स्पेल, और रेनफेड फार्मिंग में ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। वीड सप्रेशन, जब मल्चीज होंगी वो मिट्टी को शेड देकर रखती हैं, है ना, और एलियो केमिकल जो होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं, जिसके थ्रू नेचुरली वीड प्रेशर और हर्बिसाइड की नीड हमारी कम होने लगती है। सॉइल फर्टिलिटी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एज रेजिड्यूज डिकम्पोज स्लोली ऑन द सरफेस दे बिल्ड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, है ना। जो आपके पेड़ के पत्ते हैं, आपके फसलों के पत्ते हैं स्टेम से, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो क्या होता है, वो तो है तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, है तो ऑर्गेनिक मैटर ही ना। मिट्टी में ही वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, जिससे कि सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ती है, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ जाता है। CA system can store 0.3 to 0.6 tons carbon per hectare per year more than the conventional tillage। इससे क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहेंस होगी और लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस, ये भी हमारा बढ़ता है। इट सपोर्ट्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड सॉइल बायोटा, मॉडरेट सॉइल टेम्परेचर स्विंग्स, एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टर्बेंस कम होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन भी कम होने लगेगा और नाइट्रोजन का बेटर यूज होगा। अब इसमें इसकी टिप ये रहती है कि 2 से 6 हेक्टेयर ऑफ रेसिड्यू हमें रिटेन करके रखना होता है, एग्जांपल जैसे राइस स्ट्रॉ होता है ना। फिर हम कवर क्रॉप यूज करेंगे, जैसे लेग्यूम्स हो गए या फिर ग्रासेस हो गए बिटवीन द मेन क्रॉप्स। इंडिया के अंदर रेसिड्यू मैनेजमेंट हम लोग हैप्पी सीडर्स के थ्रू यूज करते हैं, वो स्टेबल बर्निंग का भी एक तरह से एड्रेस करता है वाइल रिटेनिंग मल्च। फिर हमारा क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है। दिस इन्वॉल्व्स रोटेटिंग और इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप स्पीशीज इंक्लूडिंग लेग्यूम, सीरियल्स, ऑयल सीड एंड कवर क्रॉप्स। किस लिए, ताकि जो पेस्ट और डिजीज की साइकिल से वो ब्रेक हो पाए और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो पाए। दिस गोज बियॉन्ड मोनोकल्चर टू इंक्लूड एसोसिएशंस लाइक मेज लेग्यूम इंटरक्रॉपिंग। एसोसिएशन में क्या होता है कि क्रॉप्स के साथ हमें दूसरा क्रॉप कौन सा लगाना है, वो इंटरक्रॉपिंग के पेयर्स बन जाते हैं। एमसीक्यूज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा किस तरह से होते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होता है, डाइवर्स रूट सिस्टम, जैसे डीप टैप रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं, इससे सॉइल एग्रीगेशन इंप्रूव होता है, पोरोसिटी बढ़ती है, और बायोलॉजिकल टिलेज का काम करता है ये विदाउट मशीनरी। पेस्ट डिजीज और वीड मैनेजमेंट होने लगता है, जो पैथोजेंस की लाइफ साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, इंसेक्ट और वीड्स की लाइफ साइकिल डिसरप्ट हो जाती है, इससे पेस्टिसाइड पे रिलायंस कम होता है। और डाइवर्स सिस्टम से क्या होता है, जो डिजीज इंसिडेंस है वो देखे गए हैं कि 20 से 50% तक डिजीज इंसिडेंस कम हुए हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं।
लेग्यूम्स जो हुए हमारे मूंग बीन हुई, चिकपी हुई, सोयाबीन हुई, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अप टू 50 टू 200 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्सेशन करते हैं। इससे फर्टिलाइजर नीड कम पड़ती है। डिफरेंट क्रॉप एक्सप्लॉइट न्यूट्रिएंट एट वेरिंग डेप्थ एंड टाइमिंग्स। रेजिलियंस टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जेनेटिक और फंक्शनल डाइवर्सिटी आती है जो कि ड्रॉट्स, फ्लड्स और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी और यील्ड रिलायबिलिटी हमारी बढ़ने लगती है। इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गेम्स है। हायर सिस्टम प्रोडक्टिविटी रहेगी, जैसे मेज के साथ में राजमैश लगाते हैं, बकवीट लगाते हैं रोटेशन में। ईस्टर्न हिमालयाज में देखा गया कि 13.5% तक हायर प्रोडक्टिविटी हुई है, जिससे कि रिटर्न्स भी ज्यादा मिले हैं अंडर जीरो टिल, जो जीरो टिलेज फार्मिंग होती है। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी होगी, अबव एंड बिलो ग्राउंड, लोअर ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी। 3 से 4 ईयर का रोटेशन किया जाता है इंटरक्रॉपिंग का। इंडिया के अंदर जो कॉमन सिस्टम है इसके अंदर दैट इंक्लूड जीरो टिलेज, वीट प्लस मूंग बीन रोटेशन आफ्टर राइस, और डाइवर्सिफाइड मेज बेस्ड सिस्टम विद लेग्यूम्स। ठीक है, हमने पहले चावल उगाया, उसके बाद में वीट और मूंग बीन को लगाया रोटेशन पे। या फिर हमने मेज बेस्ड सिस्टम में अलग अलग, जिसमें मेज हमारा प्राइमरी होता है, जैसे मेज के साथ राजमाश और बकवीट हमने लगाया। की एडवांटेजेस है कि सबसे पहली चीज तो इकोनॉमिक है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई क्योंकि लेबर कम हुआ, फ्यूल कम हुआ। टिलेज के लिए जो हमें मेहनत करनी पड़ रही है, जो फ्यूल लग रहा है मशीनरी का, वो हमारा कम हो गया। नेट रिटर्न इससे हमारे बढ़ जाते हैं और एफिशिएंसी भी इससे बढ़ रही है, इको एफिशिएंसी। एनवायरमेंटल एडवांटेज है कि सॉइल डिग्रेडेशन हमारा कम हो रहा है, बेटर वाटर क्वालिटी हमारी यूज हो रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सोशल है कि ड्रजरी नहीं है, फूड सिक्योरिटी हमारी हायर है, और क्लाइमेट अडेप्टेशन है फॉर स्मॉल होल्डर्स। चैलेंजेस क्या है? जो इनिशियल वीड प्रेशर या रेसिड्यू मैनेजमेंट इश्यूज हैं, उसके लिए हम लोग उसे एड्रेस किया गया है बाय इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर इक्विपमेंट से। मशीनरी की नॉलेज होना और मशीनरी का एक्सेस होना, ये एक और इशू है। उसके लिए गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, और फार्मर ट्रेनिंग है। माइंडसेट है कि माइंडसेट शिफ्ट करना है कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस से। उसके लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स और पार्टिसिपेटरी ट्रायल्स लेते हैं हेल्प करने के लिए। इंडिया स्पेसिफिक हम लोग इसके अंदर बात करें तो जो रेसिड्यू बर्निंग या नैरो विंडोज है बिटवीन क्रॉप्स की, उसके इश्यूज है। तो उसमें हम लोग हैप्पी सीडर्स जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पॉलिसी सपोर्ट जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनका अडॉप्शन हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स। बेनिफिट्स क्या है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के? सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सॉइल इरोजन एंड रन ऑफ, improved water infiltration and soil moisture availability, better soil structure, enhanced microbial activity, higher water use efficiency, reduced irrigation needs, savings in energy and labor due to fewer tillage operations, increased carbon storage in soil। तो एक तरह से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी हो गया। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर हमारे पास सीए टेक्नोलॉजीज कहाँ यूज करते हैं? जीरो टिल वीट हम लोग यूज कर रहे हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। डायरेक्ट सीडेड राइट्स हमारे पास आ रहा है, डीएसआर। परमानेंट रेस्ड बेस्ड प्लांटिंग हम लोग करते हैं। रेसिड्यू रिटेंशन करते हैं शुगर केन बेस्ड सिस्टम में। तो ये था हमारा सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड सब कुछ। इसके बाद हम लोग वाटरशेड मैनेजमेंट अगले वीडियो में करेंगे, वाटरशेड डेवलपमेंट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इनिशियली मैंने सोचा था कि पूरा टॉपिक हम 2 ही वीडियो में कवर कर देंगे, बट आई थिंक वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हमें थर्ड वीडियो की नीड पड़नी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया। 1-1.5 घंटे का मैं किसी टॉपिक का वीडियो यहाँ पर नहीं चाहता, ताकि आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन का और लिखकर नोट्स बनाने का टाइम मिल जाए। बहुत ध्यान से मैं इस बात को आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा हर चीज़ के, हर टॉपिक के, ताकि आप लोगों को रीड करना, रिवाइज करना ईजी हो जाए। वरना लास्ट में आप लोग बोलोगे, जैसे अभी आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चे बोलते हैं या करंट अफेयर्स के लिए बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा। याद इसलिए नहीं हो रहा है, रिटेन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग लिख नहीं रहे हो। एनीवेज, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का, और ये टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए के डिस्कशन का। दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब ग्रुप के अंदर डिस्कशन ज्यादा हो जाता है तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स या टेक्स्ट जो भी मैं भेजता हूँ वो मिस हो जाता है। तो वो आपको चैनल के अंदर मिलता रहेगा। ये मेन विश्वास चैनल है हमारा, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारे एग्जाम की अपडेट्स यहाँ पर आती रहेंगी। ये हमारा ग्रुप है इंटरव्यूज के लिए। अभी आपका जो भी नाबार्ड का भी इंटरव्यू आएगा या आरबीआई का भी इंटरव्यू आएगा, उस सब का डिस्कशन इन्हीं इंटरव्यू ग्रुप्स के अंदर होगा हमारा। That's all in this video. Thank you very much for watching this. Keep learning, keep growing.